अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। एज यू ऑल नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स। यानी मैटर या मादा बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है और वो ज़र्रात जो है वो एटम्स कहलाते हैं। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमोस मीन्स इनविजिबल which was first described by the Greek philosopher Democritus. Democritus believed that all matter consists of very small invisible particles which are known as atoms. John Dalton, an English school teacher and chemist, suggested the fundamental atomic theory, which explains that all elements are made up of invisible particles called atoms. Dalton assumed that no particles smaller than an atom exist, but by the passage of time, new experiments show that an atom is composed of even smaller particles which are known as subatomic particles. After that, at the end of 19th century, these subatomic particles were discovered and named electron, proton and neutron. एटम का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि वर्ड एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड यानी यूनानी लफ्ज़ एटमोस से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है ना तकसीम होने वाला। और ये लफ्ज़ सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राटिस ने डिस्क्राइब किया। डेमोक्राटिस का मानना था कि हर मैटर यानी मादा ना तकसीम होने वाले बहुत छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होता है जो कि एटम्स कहलाते हैं। फिर 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर और केमिस्ट जॉन डाल्टन ने एक फंडामेंटल एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में ये बात बयान की गई कि तमाम एलिमेंट्स ना तकसीम होने वाले बहुत छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं। इन छोटे ज़रात को एटम्स कहा जाता है। डाल्टन ने एज्यूम किया कि किसी भी मैटर या एलिमेंट में एटम से छोटे कोई ज़रात नहीं पाए जा सकते, यानी एटम ही सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ नए नए एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बात हुए जिससे मालूम हुआ कि एटम के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ज़रात मौजूद हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। फिर 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के आखिर में इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया और इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया। Discovery of subatomic particles, that is electron, proton and neutron. At the end of the 19th century, subatomic particles were discovered by different scientists. First subatomic particle, electron, discovered by M. Faraday, William Crookes and J. Thomson. The second subatomic particle, proton, discovered by Goldstein and Ernest Rutherford, while the third subatomic particle, neutron, discovered by Chadwick. सब एटॉमिक पार्टिकल्स को 19वीं सदी के आखिर में मुख्तलिफ साइंसदानों ने डिस्कवर यानी दरियाफ्त किया। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को एम फेराडे, विलियम क्रोक्स और जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन को गोल्डस्टेन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, जबकि थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन को चार्डविक ने डिस्कवर किया। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जो है वो डिस्कवर किया गया और अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या है और इसे किसने डिस्कवर किया। ये बात तो हम सबको मालूम है कि एटम 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। यानी हम प्रोटॉन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस यानी उसके सेंटर में पाया जाता है। प्रोटॉन को 1886 में एक जर्मन फिजिशियन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसे गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जो अपैरेटस यूज़ किया गया था यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई थी, सेम उसी तरह के डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन को भी ऑब्जर्व किया गया। इस ट्यूब के दोनों एंड्स पर भी 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए गए और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज के एक सोर्स से कनेक्ट किया गया। इस ट्यूब में भी गैस फिल की गई और उस गैस का प्रेशर जो है वो लो रखा गया। मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए जो ट्यूब इस्तेमाल की गई उसका कैथोड परफोरेटेड था, यानी उसके कैथोड में सुराख किए गए। गोल्डस्टीन ने बताया कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड को परफोरेटेड कर दिया जाए यानी उसके कैथोड में सुराख कर दिए जाए तो डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेस के अलावा ऐसी रेस बनती हैं जो कैथोड रेस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। यानी कैथोड रेस कैथोड से एनोड की जानिब ट्रेवल करती हैं, जबकि ये रेस एनोड से कैथोड की जानिब ट्रेवल करती हैं और परफोरेटेड कैथोड से गुजर जाती हैं। जब ये ऑपोजिट साइड की दीवार यानी कैथोड साइड की दीवार से टकराती है तो ये रेड ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। इन रेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन रेस को कैनाल रेस का नाम दिया गया और इन कैनाल रेस को प्रोटॉन कहा जाता है। गोल्डस्टीन का मानना था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी एटम का कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव।
इट मीन्स कि अगर एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो यकीनन इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बराबर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी लाजमी होगा जो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ख़त्म कर सके और इसको न्यूट्रलाइज कर सके, और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि प्रोटॉन क्या है और उसे किस तरह से गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट की मदद से डिस्कवर किया गया। तो चलिए अब हम कैनाल रेज यानी प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। कैनाल रेज कैथोड रेज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है और कैथोड रेज कैथोड से एनोड की जानिब स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं, जबकि कैनाल रेज यानी प्रोटॉन का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है और ये एनोड से कैथोड की जानिब स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं। इन रेज के रास्ते में अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो ये उस चीज़ का शार्प शेडो बनाती है यानी उसका साया बनाती हैं। प्रोटॉन का चार्ज और मास रेशो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, जबकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स यानी 1836 गुना ज़्यादा होता है। टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन, पोस्टुलेट्स और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और आखिरकार एटम का एक नया मॉडल पेश किया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरह से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। रदरफोर्ड ने गोल्ड यानी सोने की एक पतली शीट ली और उस पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार किया, इनको गुजारा। ये रेज स्कैटर्ड हो गई और इन्हें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर एग्जामाइन किया गया। रदरफोर्ड ने मुशाहदा किया कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड की शीट से बगैर किसी रिफ्लेक्शन के सीधा गुजर गए और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर इल्यूमिनेशन यानी रोशनी प्रोड्यूस की। बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स ने स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो की और डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए यानी मुड़ गए, और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी 8000 में से एक जो है वो बाउंस बैक हो गया यानी वापस होकर आ गया। अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद रदरफोर्ड ने नतीजा अखज़ किया कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स बग़ैर डिफ्लेक्शन के सीधा गुजर गए। रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है और उनकी डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम के सेंटर को न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यानी मुंतशिर होते हैं, और एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं यानी गर्दिश कर रहे होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड ने किस तरह से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने क्या नतीजा निकाला। अपने इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो चलिए हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स यानी मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस और छोटे न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम का सारा मास इस न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में क्यों होता है। एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है? तो ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनका मास बहुत ही कम होता है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स का मास ना होने के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स यानी 1836 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कितना कम होता है। इसलिए एटम के मास में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को कैलकुलेट किया जाता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के सेंटर यानी उसके न्यूक्लियस में होते हैं। यही वजह है कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के गिर्द बहुत ज़्यादा खाली स्पेस यानी जगह होती है। इसका टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी आज की इस वीडियो में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स और उसकी लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स भी थे। इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए 1913 में एक डेनिश फिजिसिस्ट नील बोहर ने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। बोहर का एटॉमिक मॉडल प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करता है। बोहर के एटॉमिक मॉडल में ख़ास बात यह थी कि इसने न सिर्फ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को रिमूव किया बल्कि हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स को पढ़ लेते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम के फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व यानी गर्दिश कर रहे होते हैं। इन ऑर्बिट्स में एनर्जी की एक खास मकदार मौजूद होती है, इसलिए इनको एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है।
इन एनर्जी शेल्स को K, L, M और N शेल्स का नाम दे दिया गया। इन एनर्जी शेल्स को इंटीजर्स यानी नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी K शेल को N1 से, L शेल को N2 से, M शेल को N3 से और N शेल को N4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्हें क्वांटम नंबर्स कहा जाता है और ये क्वांटम रेंज जो है वो न्यूक्लियस साइड से स्टार्ट होती है, यानी न्यूक्लियस के करीब वाला ऑर्बिट जो है वो N1 है, उससे थोड़ा दूर जो है वो N2 है, फिर N3 है और फिर जो ऑर्बिट है वो क्या है, N4 है। यहाँ आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि एक ऑर्बिट का साइज़ दूसरे ऑर्बिट के साइज़ के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यही वजह है कि एक ऑर्बिट का रेडियस दूसरे ऑर्बिट के रेडियस के बराबर नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक ऑर्बिट की एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर नहीं होती, हमेशा दो ऑर्बिट्स की एनर्जीज जो है वो डिफरेंट होंगी, चाहे इनमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क क्यों ना हो। जो ऑर्बिट या एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो थोड़ा सा दूर होता है उसमें एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, और जो सबसे ज़्यादा दूर होता है उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। यानी N1 की एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, तो N1 क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर N1 की एनर्जी E1 है, N2 की एनर्जी E2 है, इस तरह से N3 की एनर्जी जो है वो E3 है और N4 की एनर्जी E4 है, तो हम कह सकते हैं कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1, E3 इज़ ग्रेटर देन E2 एंड E4 इज़ ग्रेटर देन E3। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट यानी खारिज कर रहे होते हैं। मगर बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स अपने मखसूस ऑर्बिट्स में मुसलसल रिवॉल्व यानी गर्दिश कर रहे होते हैं मगर ये एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी ड्यूरिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स ना ही एनर्जी को एमिट करते हैं और ना एब्जॉर्ब करते हैं। अलबत्ता जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल E1 से हायर एनर्जी लेवल E2 पर जंप करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब यानी जज्ब करता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल E2 से लोअर एनर्जी लेवल E1 पर नीचे की जानिब जंप करता है तो ये एनर्जी को एमिट करता है यानी खारिज करता है। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में मजीद ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली यानी मुसलसल एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, बल्कि एमिशन और रिजर्प्शन का अमल डिसकंटिन्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एनर्जी पैकेट की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे फोटोन या क्वांटम कहा जाता है। हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई है। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू एंड एच न्यू इज इक्वल टू 1 फोटोन। इस इक्वेशन में H रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांक्स कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड है, जबकि न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को। वो स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना तो एमिट कर रहा होता है ना एब्जॉर्व कर रहा होता है और इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो स्टेट स्टेशनरी स्टेट कहलाती है। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि स्टेशनरी स्टेट्स जो है वो ऐसे ऑर्बिट्स में होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी MVR जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। इस इक्वेशन में n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, h प्लांक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एटम के स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया, मगर बोहर के एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस भी थी, तो चलिए बोहर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को पढ़ लेते हैं। बोहर अपने एटॉमिक मॉडल में जीमन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। जीमन इफेक्ट क्या होता है? एटम के स्पेक्ट्रा पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है उसे जीमन इफेक्ट कहा जाता है, जबकि एटम के स्पेक्ट्रा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है उसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। बोहर इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। बोहर का एटॉमिक मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेविएट करता है, क्योंकि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरह से इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और इनका मोमेंटम मालूम किया जा सकता है, जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक एक ही वक्त में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम मालूम करना नामुमकिन है, यानी न्यूक्लियस के गिर्द मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो मालूम नहीं की जा सकती। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जैसा कि हाइड्रोजन एटम, हीलियम 1+ आयन और लिथियम 2+ आयन को एक्सप्लेन किया। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या हैं? ऐसे एटम्स या आयन जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल सिर्फ छोटे एटम्स जैसा कि हाइड्रोजन वगैरह तक ही महदूद था। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया, मगर ये बड़े एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन ना कर सका।